बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ वीलॉग में खुशामदीद। और आज हमारे साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकज़ी तर्जुमान ओन चौधरी हैं। उनसे बात करते हैं। ओन साहब, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। IPP तैयार है या अभी कुछ चीज़ें मरहले में हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल तैयार हैं और इलेक्शन अनाउंस हो गया है। हमने अपनी स्ट्रेटजी और अपने दोस्तों को, अपने मेंबर्स को, जो हमारी CEC की मीटिंग कॉल हुई और उस पर हमने एक भरपूर स्ट्रेटजी बनाई है और इंशाल्लाह हमारी तैयारी मुकम्मल है। हमारे तमाम उम्मीदवार अपने अपने हलकों में खड़े होंगे और इंशाल्लाह उनको ये इंस्ट्रक्शंस पार्टी लीडरशिप से मिल चुकी है। अच्छा, सीट एडजस्टमेंट के मामला कहाँ तक पहुँचे? आप नवाज शरीफ के भी बहुत करीब हैं और जहांगीर तीन के भी बहुत करीब हैं, यानी IPP और मुस्लिम नून दोनों के लिए आप काबिल कबूल हैं। हत्ता कि आप जब नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए थे तो आपको तनकीद का भी सामना करना पड़ा, लेकिन आपने उस वक्त अपना मौक़िफ़ पार्टी को देकर मुतमिन किया। तो आप इस वक्त लगता है कि मिडल मैन का किरदार अदा कर रहे हैं दोनों जमातों के दरमियान, तो सीट एडजस्टमेंट कहाँ तक पहुँची? देखें लियाकत भाई, सियासत तो अब होती रहेगी, सियासत तो करनी है, चलती रहेगी। और एक एहतराम और इज़्ज़त जो है वो आई थिंक उसको सबसे पहले हमारे जो है ना माशरे में अहमियत रखती है। और अगर किसी के लिए आपके दिल में इज़्ज़त है तो वो बिल्कुल उससे डिनाई नहीं करना चाहिए आपको। और हमें मेरा उनका एक एहतराम का रिश्ता है नवाज शरीफ के साथ। बिल्कुल है मेरा एक एहतराम का रिश्ता। और ये एडजस्टमेंट का जो सिलसिला है ये अभी प्रोसेस में है और इंशाल्लाह ये जो भी लीडरशिप एक अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है। और मैं तो एक अपनी पार्टी के बिहाफ पे तरीन साहब के और अलीम खान जो प्रेसिडेंट है हमारे, अलीम खान साहब, उनकी तरफ से एक नुमाइंदा हूँ और उनका ट्रस्ट है मेरे ऊपर, उनकी बड़ी मेहरबानी है और ये मेरे पे बड़ी ज़िम्मेदारी है। मैं हूँ, इसाक़ अक़वानी साहब हैं हमारे कन्वीनियर, वो हैं हमारे सीनियर हैं, बड़े भाई भी हैं मेरे, 40 के साहब भी हैं, 40-42 के करीब आपके MPs हैं जो IPP में आए हैं, जो सिटिंग MPA थे और वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। सभी सीटों पे MPs की सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी और MNA भी आपके पास 15-20 तो कम अज़ कम है। देखें लियाकत भाई, जो इलेक्टेबल होता है उसने तो इलेक्शन लड़ना है, एडजस्टमेंट हो ना हो, लेकिन उसको तो अपने हल्के की पॉलिटिक्स करनी है ना। कोई भी अपने हल्के की पॉलिटिक्स की कुर्बानी नहीं देता, चाहे वो इस जमात का है, चाहे वो नून लीग एक बड़ी जमात है, उनकी जमात का है, उनके साथ ज़्यादा मुश्किलात होंगी इनको। हमारे पास भी जो लोग आए हैं, ऑब्वियस ही बात है कि वो अपने हल्के की, उनके स्टेक्स हैं, उनका हल्के। ये तो वो लोग हैं ना जो सिटिंग MPs थे, वहाँ पर तो नून लीग के हारे हुए उम्मीदवार होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारा एक सेशन चला है एक मीटिंग का और हमने एक प्रपोजल दिया है उनको एंड वी आर वेटिंग फॉर देयर आंसर। इंशाल्लाह इस चीज़ को एक दो दिनों में इसको पाए तक मील तक हम पहुंचाएंगे। मुस्बत रिस्पांस है मुस्लिम नून का। जी देखें, ये दोनों के लिए बेहतर है। और देखें, अगर ये चीज़ अगर हमें डेवलप की है तो किसी मकसद के लिए की है कि हमें अगर इलेक्शन में जाना है या आगे मकसद क्या है, पाकिस्तान के लिए काम करना है। मकसद ये नहीं है कि हम भाग के मतलब आप कहने का कि आज इलेक्शन अगर मिलके सीट एडजस्टमेंट पे लड़ेंगे तो कल को हुकूमत भी मिलके बनाएंगे मुस्लिम नून के साथ। मैं कबल अज़ कोई बात नहीं करता। मुझे जो पार्टी ने अहकामात दिए, मैं एक अपनी पार्टी को का नुमाइंदा बन के उनके साथ मुज़ाकरात कर रहा हूँ। होते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं डिपेंड करता है उनकी लीडरशिप पे, हमारी लीडरशिप पे कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। मैं तो फैसला करने के उसमें नहीं हूँ पोजीशन में, लेकिन हमारी तैयारी है। हमारे इलेक्टेबल्स लोग हैं हमारे, वो लोगों ने इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है। आपकी सीट एडजस्टमेंट का तो कोई इशू नहीं होगा। नवाज शरीफ आपसे तो प्यार ही बहुत करते हैं। नहीं देखिए, मैं अपनी ज़ात देखिए बाद में है, पहले हमारी जमात के लोग हैं जो हमारी जमात में आए हैं और उनकी अगर हम कहें कि हम उनको ऐसे निगलेक्ट कर दें तो ये तो कोई असूली सियासत ना हुई। अगर मुफाद की सियासत करनी कि अपनी ज़ात के लिए मैं सब कुछ मेरी अंडरस्टैंडिंग है और मैं बाकियों के लिए कहूँ कि नहीं, तो लेकिन इसमें गिव एंड टेक होगा। देखें, कुछ चीज़ें हमें माननी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें उनको माननी पड़ेंगी, सियासत ऐसी होगी। और अगर आप कह रहे हैं कि अगले 48 घंटे में एकदम तो ये सीट एडजस्टमेंट के मामला तय पा जानी चाहिए मेरे ख्याल से तो। लेकिन लोग देखें, सियासी लोग बहुत समझदार होते हैं। जो हल्के की सियासत करता है उसको बहुत समझ है कि मैंने अपने हल्के में मैसेज क्या देना है। अच्छा, ये बताएं कि IPP और PMLN अलग अलग PTI का मुकाबला कर सकते हैं या मुत्तहिद होकर ही PTI का मुकाबला हो सकता है? मैं किसी की बात, जमात की बात का तो नुमाइंदा नहीं हूँ ना, मैं किसी की बात क्या करूँ। हम अपनी जमात के लिए, मैं ये मेरे ख्याल से मेरी अंडरस्टैंडिंग है
और मैं ये बड़े कॉन्फिडेंस से कहता हूँ, हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन लड़के दिखाएंगे। हमारे पास इलेक्टेबल्स हैं जिनको, जो आज के नहीं, पिछले 3-3 दहाइयों से वो इलेक्शन जीते हुए हैं और इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर हम अच्छा, अगर कोई ऐसी बात है कि कोई ऐसा एडजस्टमेंट नहीं होती, तो हमने तो इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है, ठीक है। और ये मैं अपने लोगों को कैसे जस्टिफाई करूं कि वो अपना हल्का छोड़ दें और घर बैठ जाएं? तो ये बेहतर ये है कि इसको अगले दिन में हम कंक्लूड करें। वोटर चार्ज है या पीटीआई कोई ग्राउंड में कितना का आप समझते हैं कि कोई थ्रेट है आपके लिए, या आप पीटीआई के मुखालिफ जमातों के लिए? नहीं, पीटीआई देखें, हमने इस जमात को, इन्होंने खुद ही और आग लगाओ और बिल्कुल ही एक वायलेंस में चले जाएं, तो मेरे ख्याल से ये जाके पब्लिक में अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे। और मेरी दूसरी बात ये, यानी इससे इलेक्शन में जो है 9 मई इनका पीछा करेगा। ऑब्वियस ही बात है ना। आप कैसे आप पूछते हैं, आपसे लोग कहते हैं जी आपने तो वहाँ जलाओ घराव किया, आपने मुल्क में आग लगाई, आप क्या जवाब देंगे? आपको अपने हल्के की सियासत करनी है और आपके सियासत इलेक्टेबल्स बड़े मैटर करते हैं, और मेन लोग तो इनको छोड़ गए हैं। जो तो आईपीपी का बयानिया इलेक्टेबल्स है या कोई बयानिया है? बिल्कुल बयानिया होगा। हमारा मंशूर देखा है, हम अपने हर जलसे में अपना बयानिया देते हैं, अपना प्लान देते हैं। तो बयानिए के बगैर आपकी क्या सियासत है और जमात की क्या सियासत है? तो हमारी जमात का मैनिफेस्टो है, हमारी जमात एक मैनिफेस्टो के साथ पीटीआई इल्जाम लगाती है कि आपको तो बंदे तोड़ के दिए जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ सियासत है। तो हमारी जमात का मैनिफेस्टो है, हमारी जमात एक मैनिफेस्टो के साथ पीटीआई इल्जाम लगाती है कि आपको तो बंदे तोड़ के दिए जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बंदे तोड़ गए, बंदे अपनी मर्जी से आते हैं और लोग, हर कोई इंसान अपनी मर्जी से सियासत करता है, किसी को कोई फोर्स करके नहीं भेजा गया। पीटीआई कैसे बनी थी? और ये आपको मुझे पता, छोड़े इस बात की कैसे बनी, और मुझे ज़्यादा पता है आपसे। मुझे दीजिएगा, जब वो कहेंगे ना तो मैं जवाब दूंगा कि कैसे बनी थी। अच्छा, तो अब आप ये बताएं कि जो इंतखाबी मैदान है उसमें आपको क्या लगता है कि कोई मुकाबला सख्त होगा, या मतलब पीटीआई की नज़र ही नहीं आएगी? कई जगहों पे तो है मुकाबला, और आई थिंक रूरल में तो इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स है, दरों की सियासत है, और वहाँ पे मेरे ख्याल जो इनके मेन इलेक्टेड लोग थे वो तो उनके साथ रहे नहीं। तो आई थिंक ये शहरों में अगर मैटर करेगी वाला लेवल प्लेइंग फील्ड है सबके पास। बिल्कुल सबके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है, और सबके पास भी है, सबके पास है। वो तो अगर मैं ना मानूँ तो वो और बात है, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है किसी की लेवल प्लेइंग फील्ड। बैरिस्टर गोहर कैसे चेयरमैन है पीटीआई का? जैसे बुज़ार्ग सीएम थे। अच्छा, नया बुज़ार्ग मिल गया पीटीआई, यानी ये भी डमी है? और डमी है आपके सामने, और क्या है ये? अच्छा, पता नहीं क्या, ये भी किसी हिसाब किताब में शायद डमी है। मतलब आप समझ कि ये बुशरा बीबी की किसी रूहानी अमल का कमाल है? मैं ना नहीं लेता, मैं चाहता हूँ मैं इसको। अच्छा, कुछ लोग जा रहे हैं, सरदार की खोसा पीटीआई में आए हैं, इस समय को कैसे देखते हैं? जैसे कि दूसरी जमात है, वो जो यूसी नहीं जी सकते ना अपनी, वो समझ शायद इस चक्कर में हम कोई एमएनए एमपी बन जाएंगे। तो मेरे बड़े हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन ये है कि मतलब लतीफ़ खोसा कोई थ्रेट नहीं है इतना किसी दूसरी सियासी जमात को। ठीक है, वो एक बड़े अच्छे और हमारे सीनियर वकील हैं, और मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। उनकी अपनी चॉइस है, उनको लातारी की शायद एतजाज हसन भी चले गए। ठीक है, अगर जाए तो अच्छा, आपको लगता है कि बल्ले का निशान पीटीआई को मिल पाएगा? जो उनका जो इंतखाबात हुए हैं उन पर वाकई सीरियस क्वेश्चन हैं पीटीआई के लोगों के? ये बड़ा एक संजीदा बात है, और उन पर एलिगेशन बड़े संजीदा है, और मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पता नहीं वो कैसे डिफेंड करेंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी पीटीआई को बैन करने की, उसका क्या बना? मैंने मैंने की पीटीआई की, लेकिन उसके ऊपर आई थिंक अभी कोई हेयरिंग वगैरह नहीं, कोई पिटीशन नहीं। तो आप उस पर कोशिश करेंगे कि वो पिटीशन लग जाए? हाँ, मेरे जो लीगल टीम है उन्होंने उस पर आई थिंक काम शुरू किया हुआ है। अगर देखिए, यानी आपकी कोशिश है कि इलेक्शन से पहले पीटीआई देखिए मैं ये नहीं करता। बात ये है कि अगर आपके लोग ऐसे एजुकेशन है आपकी जमात से, आप उसको क्लियर करें। जमातें, हर जमात को इलेक्शन लड़ने का हक मिलना चाहिए, ठीक है। और बैन जमातों को, सियासी जमातों को मेरे ख्याल से बैन करना, मैं समझता हूँ कि ये जरूरी, लेकिन मैं
ना कभी आज से पहले 9 मई का वाक़या हुआ, ना कभी किसी का घर जला था, ना कभी जलाओ घराओ और मुल्क में इसको आग लगा दो, ये काम हुआ। मेरा सिर्फ मौका दिया है, इसकी जस्टिफिकेशन दे दें। अगर इसके बावजूद अगर हमारी जमात पर ये करके उसको बैन होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, वर्चुअल जलसा हुआ, पीटीए का क्लेम है कि कोई 40-50 लाख लोग वर्चुअल जलसे में शरीक हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल गलत बात है, 40-50 लाख लोग वो फिर ये वर्चुअली होंगे सारे काम, वोट भी पैसे दिलवा लें तो ये वज़ीर आज़म भी वर्चुअली बन गए। वर्चुअल बन गए। ठीक है। ये थे ओम चौधरी जो वाज़ेह तौर पर कह रहे थे कि आईपीपी की तैयारियां जारी हैं इलेक्शन के लिए और अगले 48 से 72 घंटे में मुस्लिम लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के मामला किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। मुझे इसके साथ इजाज़त दीजिए नाज़रीन।